एल्कीन्स अगेन दे आर हाइड्रोकार्बन। इनका जो इनमें जो खास बात होती है वो क्या होती है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है कार्बन कार्बन के बीच में। और एल्कीन्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स को हमने कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, इसलिए उनको हमने कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स को। और एल्कीन्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आता है? CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर मुझे पहला एल्कीन बनाना है ना, तो पहला एल्कीन देखो, एल्कीन में खास बात क्या है कि एल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब अगर मैं पहला एल्कीन बनाऊं, मतलब एक कार्बन एटम वाला, तो वो उसमें मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे दिखाऊंगा जिसमें होगा ही एक कार्बन? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाने के लिए मुझे एटलीस्ट दो कार्बन तो चाहिए ना। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन वन वाला, मतलब एक कार्बन एटम वाला एल्कीन पॉसिबल नहीं है बनाना, वो होता ही नहीं है। तो एल्कीन मीथीन नहीं हो सकता कभी भी। देखो जनरल नाम क्या है? एल्क हमने पढ़ा था ना। एल्क तो होता है इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, और उसकी फिर फैमिली नेम है ईन। इसी तरह जैसे एल्केन का नाम चल रहा था। तो अगर मैं कहूँ कि मीथीन बनाओ, तो मीथीन आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि मीथीन में सिर्फ है ही एक कार्बन, और एक कार्बन के साथ आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे दिखाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मीथीन पॉसिबल ही नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज मीथीन। तो एल्कीन हमारा बनना स्टार्ट होता है इथीन से। ईथ मतलब टू कार्बन एटम्स, और ईन जिसमें दो कार्बन एटम होंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे? CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ कार्बन एटम n की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H, सॉरी n की जगह पे 2 रखेंगे ना, ईथ इज 2, सॉरी सॉरी, n इज 2, क्योंकि n 1 वाला तो हम बना ही नहीं सके ना। n की जगह पे 2 रखेंगे तो दिस इज C2H, 2 into 2 C2H4। इथीन का फॉर्मूला C2H4 बनेगा। अब अगर इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाओ तो दो कार्बन, और खास बात क्या है कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करना है। अब इन दोनों कार्बन के दो दो बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गए, तो कार्बन चार बॉन्ड बना सकते हैं। तो दो दो बॉन्ड और बनाने के लिए फिर मैं इनके साथ दो दो हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो दिस इज इथीन, इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? पहले कार्बन को लिखा CH2 और फिर लिखा CH2। तो डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होता है? वेयर वी शो ऑल द बॉन्ड्स। डिस्प्लेट फॉर्मूला में सारे के सारे बॉन्ड्स दिखाने होते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में वी आर नॉट सपोज टू शो ऑल द बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन कार्बन अलग से दिखाना होता है। तो C पहले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन। देन द थर्ड एल्कीन वुड बी प्रोप। प्रोप मतलब 3, एंड ईन इसका फैमिली नेम प्रोपीन। N इज 3। N की जगह पे जब मैं 3 रखूंगा तो ये जनरल फॉर्मूला 2 into 3, और इसमें बन जाएगा C3H6। अब इसमें 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन में से किसी दो कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड दिखाना है। अभी जो फर्स्ट कार्बन है इसके दो बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसके आपने दो बॉन्ड और बनाने हैं, 4 हो जाएंगे। अभी जो सेकंड कार्बन है इसके देखो, जो मिडिल में कार्बन है उसके लेफ्ट साइड पे दो बॉन्ड है, राइट साइड पे एक बॉन्ड है, तो टोटल 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं। अब एक बॉन्ड और बनाना है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह जो आखिरी वाला कार्बन है उसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो टोटल 6 हाइड्रोजन लग गए। तो ये हमारे पास प्रोपीन का डिस्प्लेट फॉर्मूला हो जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका कैसे लिखूंगा? जो मेरा पहला कार्बन है उसके साथ देखो दो हाइड्रोजन है, तो उस पर मैं लिख दूंगा CH2। और जो मेरा दूसरा कार्बन है उसके साथ देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो उस पर मैं लिख दूंगा CH। और जो मेरा तीसरा कार्बन है उसके साथ 1 2 3 तीन हाइड्रोजन है, तो इधर मैं लिख दूंगा CH3। ठीक है, अब बीच वाले कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये देख के मैं खुद समझ जाऊंगा कि इसके कहीं ना कहीं किसी कार्बन के साथ या तो लेफ्ट या राइट वाले के साथ डबल बॉन्ड है। लेफ्ट वाले के साथ दो हाइड्रोजन है, राइट वाले के साथ तीन हाइड्रोजन है, मतलब लेफ्ट वाले कार्बन के साथ इसके डबल बॉन्ड बने हुए हैं।
अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सीखते जाओगे समझते जाओगे। उसके बाद ब्यूटीन, ब्यूट और ईन, 4 कार्बन है, एन की जगह 4 रखोगे तो 2 × 4 is 8। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H8। अब 4 कार्बन बनाओगे तो किसी 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पहले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाओ, मतलब आप इसको यूं भी बना सकते हो, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। सही है। और इस पे जब हाइड्रोजन लगाओगे तो कार्बन इस तरह से हाइड्रोजन लगाओ कि 4 4 बॉन्ड बने, 4 से ज्यादा ना 4 से कम। सही है। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखोगे तो CH2 CH CH2 CH3। इसी तरह ब्यूटीन जो है वो इस तरह से भी बन सकता है कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो फिर इसमें कुछ इस तरह से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 CH CH CH3। ठीक है। इसके बाद 5 कार्बन एटम्स वाला होगा पेंट और फैमिली नेम इन, पेंटीन, C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, तो लेट से मैं इस बार इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता हूँ, बाकी सब जगहों पे हाइड्रोजन लगा लेंगे। ठीक है, दिस इज पेंटीन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 CH2 CH CH CH3। और आगे आप फिर खुद बना सकते हो, हेक्सीन, हेप्टीन एंड सो ऑन। हाँ जी, कोई सवाल, कुछ समझ ना आया हो? फिर हम लोगों ने एल्केन्स में देखा था होमोलोगस सीरीज। तो एल्केन की जो फैमिली थी उनकी अपनी एक होमोलोगस सीरीज बन रही थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसी तरह एल्कीन्स की भी एक होमोलोगस सीरीज बनेगी जो कि स्टार्ट हो रही है इथीन से, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। तो डाउन द सीरीज इसमें भी सेम पॉइंट्स होंगे जो कि हमारे पास एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज में थे, कि एक तो ऑल these members follow the same general formula CnH2n, they have ene at the end of their name, that is so obvious, और every member is differed by CH2। मतलब अगर मैं इनको देखूं तो इथीन से जब मैं प्रोपीन पे गया हूं तो कितने कार्बन बने, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसी तरह प्रोपीन से ब्यूटीन तक जाने पे भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसी तरह ब्यूटीन से पेंटीन तक जाने पे भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर फैमिली जो होमोलोगस सीरीज है, चाहे वो एल्केन्स हो चाहे वो एल्कीन्स हो, चाहे उसके बाद जो हम एल्कोहल वगैरह पढ़ेंगे उसमें एवरी मेंबर इज डिफर्ड बाय CH2, मतलब हर दूसरा जो नीचे मेंबर है उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अगेन दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक, जिस तरह से एल्केन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, जैसे हमने मीथेन को देखा कि उसको ऑक्सीजन के साथ बंद करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसी तरह इथेन भी, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी सब कंबशन करेंगे और सारे के सारे एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। इसी तरह एल्केन के भी सबके, एल्कीन में भी सबके रिएक्शन सेम होंगे, मतलब जो है इथीन रिएक्शन करेगा वैसे प्रोपीन भी करेगा, वैसे ब्यूटीन भी करेगा। इसी तरह इनकी होमोलोगस सीरीज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो यहाँ पे लिखे हैं। डाउन द सीरीज क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, प्रोपीन का मॉलिक्यूलर मास इथीन से ज्यादा है, ब्यूटीन का प्रोपीन से ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज होंगे। ऊपर वाली जो है वो गैस है, फिर नीचे जाओगे तो लिक्विड और फिर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, एल्कीन्स आर आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे एल्केन्स का था कि अगर कुकिंग ऑयल को आप पानी में डालो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, हाँ कुकिंग ऑयल को पेट्रोल में डाल दो तो उसमें वो सॉल्युबल होता है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक हैं। डाउन द सीरीज एल्कीन की डेंसिटी बढ़ेगी जैसे एल्कीन की बढ़ी थी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। विस्कोसिटी उनकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मोर विस्कस हो जाएंगे, थिक होते जाएंगे, फ्लो करना मुश्किल होगा। लेस फ्लेमेबल,
जैसे एल्केन में मीथेन जो है वो बहुत इजीली बर्न हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे पेट्रोल, पेट्रोल देखो धुआं निकलता है उसमें से, मुश्किल से बर्न होता है। इसी तरह डीजल जो है वो और मुश्किल से बर्न होता है, और नीचे जाओ एल्केन में तो कोल आ जाता है, वो और मुश्किल से बर्न होता है। एल्कीन्स आर वेरी अनरिएक्टिव, जैसे एल्केन अनरिएक्टिव थे एल्कीन भी अनरिएक्टिव होते हैं। एल्कीन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एसिड या बेस, जिस तरह से एल्केन्स रिएक्ट नहीं करते वैसे ये भी रिएक्ट नहीं करते। ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना। देन हमने एल्केन्स में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, यहाँ भी हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन यहाँ भी वही है जो एल्केन्स में थी, कि organic compounds having the same molecular formula but different structure formula, such compounds are called isomers of each other and this property is called isomerism. अब हमने एल्केन में आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी ब्यूटेन से, यहाँ भी हम लोगों की आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगी ब्यूटीन से। अब ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H8, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है CnH2n, n की जगह 4 रखोगे तो C4H 2 4 8 H8 हो जाएगा। ब्यूटीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा क्योंकि एल्कीन है, तो किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया आपने पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। अच्छा, इसका अगर एल्कीन ऐसे बना हुआ हो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में हो, तो ये है, तो ये भी ब्यूटीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर पे डिफरेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है पहले वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। अब अगर आप ये बोलो कि मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं कि मैं सेकंड और थर्ड के बजाय थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं, तो देखो ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, पहला वाला मैं इसको कह रहा हूँ, दूसरा वाला ये है और थर्ड वाला ये है। तो जो फर्स्ट और थर्ड वाला है ना, वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। बस फर्क क्या है कि मैंने पहले वाले को पलट के जो है वो रख दिया तो थर्ड वाला बन जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो वो आपको यूं दिखेगा, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको फर्स्ट वाले की तरह ही दिखेगा ना। तो उसकी नंबरिंग फिर हम यूनिक करेंगे, 1 2 3 4, फिर हम इसकी नंबरिंग यूं कर देंगे 1 2 3 4। तो अभी भी डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, मतलब थर्ड वाला जो है ना वो एक अलग आइसोमर नहीं होगा। या तो आप फर्स्ट वाले को आइसोमर काउंट कर लो या थर्ड वाले को कर लो, इन दोनों में से कोई एक काउंट कर लो। तो ये दोनों क्योंकि एक ही सिमिलर मॉलिक्यूल है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, बस वो पलट के रखा हुआ है। या आप लेफ्ट से देख रहे हो, मैं राइट से देख रहा हूँ, तो मुझे तो एक ही दिखेंगे ना। हाँ, आप थर्ड वाले को लेफ्ट से देखोगे आप बोलोगे अलग है, वो आपको दिख रहा है अलग। अगर आप उसको सही से देखोगे तो वो आपको पहला वाला ही है वो। तो सेकंड वाला हमारे पास एक आइसोमर है डिफरेंट, फर्स्ट वाला एक या थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक काउंट कर लो। जैसे हमने फर्स्ट काउंट कर लिया तो फिर हम थर्ड वाला काउंट नहीं करेंगे, और सेकंड वाला काउंट कर लिया, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है, फर्स्ट और सेकंड वाला। इसी तरह अगर मैं एक और एल्कीन मॉलिक्यूल इस तरह से भी बना सकता हूँ, जैसे ब्यूटेन में बनाया था मैंने, कार्बन की पोजीशन शिफ्ट करके स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेंज में लेके आ गया था, और दो कार्बन के किसी बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये भी जो है ना हमारे पास एक आइसोमर बन जाएगा। अभी जो इसमें जो बीच वाला कार्बन है ये वाला, इसके देखो दो बॉन्ड लेफ्ट पे बने हुए हैं, एक लेफ्ट राइट पे और एक नीचे, तो चार बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इस पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, जगह नहीं है क्योंकि चार बॉन्ड बन गए। और देखो इसका भी मॉलिक्यूलर आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें भी टोटल चार कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना सबका, लेकिन स्ट्रक्चर किस किस का डिफरेंट है। 1 2 और 3 का आपस में अगर स्ट्रक्चर देखो तो तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो कभी भी ये जो कार्बन है जो ब्रांच में है वो लेफ्ट और राइट पे नहीं जाके स्ट्रेट चेन नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे भी कार्बन है और कार्बन कार्बन को नहीं हटा सकता। तो ये हमारे पास एक इसका थर्ड आइसोमर हो जाएगा। तो ये वाला आइसोमर एक काउंट करोगे। तो ब्यूटेन के हमने दो आइसोमर्स देखे थे, ब्यूटीन के हमारे पास तीन तरह के आइसोमर्स हैं। एक तो हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट करके बना लिया, और एक हमने ब्रांचिंग करके बना लिया। तो जो ब्रांच करके आइसोमर बनाया है उसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की चेन मैंने छोटी कर दी है।
और जो हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे शिफ्ट करके आइसोमर बनाया है उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बहरहाल नाम ये याद नहीं रखने, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप इसका आइसोमर ऐसे भी बना सकते हो, या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे कर दो या चेन तोड़ के ब्रांच बना दो। समझ आई बात?